Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, डिफ्यूजन को एंड ऑस्मोसिस को और सेल वॉल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है सेल की, वो कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही सब्सटेंस को एंट्री अलाउ करती है और कुछ ही सब्सटेंस को एग्जिट अलाउ करती है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये परमिट देती है, मतलब अपने अंदर अपने कोई भी सब्सटेंस को अपने अंदर जाने के लिए या अपने से बाहर जाने के लिए उसको क्या करती है? परमिट देती है, उसको परमिशन देती है कि हाँ, यही सब्सटेंस मेरे अंदर आएगा या यही सब्सटेंस बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है? परमिट देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एक ऑयली सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ऑयल जैसे सब्सटेंस होते हैं, फैटी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लिपिड्स बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है और ये एक बाई लेयर होती है। बाई लेयर का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए इसको बाई लेयर बोलते हैं। और इसी दो लेयर्स के बीच में कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं एंड कुछ कुछ क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस बाई लेयर को हम क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड बोलते हैं। इस बाई लेयर को फोस्फोलिपिड बोलते हैं। फोस्फोलिपिड एक कंपाउंड होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल थ्रू इट। मतलब ये अपने अंदर क्या करता है? एंट्री को अलाउ करता है और एग्जिट को अलाउ करता है कुछ मटेरियल्स का। ठीक है, जैसे गैसेज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट देता है। ठीक है, कि वो अंदर आए सेल के या वो सेल से बाहर जाए। उसके बाद इट मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप। अब देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, मतलब जो सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं एंड जो सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जा रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पासिव। ठीक है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होती है पासिव ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड O2। डिफ्यूजन क्या होता है हम आगे स्टडी करते हैं। और ये CO2 मतलब गैसेस वगैरह को क्या देती है? परमिट देती है। गैसेस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ कुछ सॉलिड सब्सटेंस हो गए, ऐसे सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट देती है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक्टिव एंड पासिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक सेल है। ठीक है, हमारे पास एक सेल है और यहाँ पे मान लो बहुत सारी ऑक्सीजन है। ठीक है, और सेल के अंदर जो है बहुत कम ऑक्सीजन है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे कितनी है? ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? हाइयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाइयर है और एज कंपेयर टू सेल, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो है। ठीक है, तो जब जो सब्सटेंस है वो हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, मतलब जब ये वाले सब्सटेंस जब ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, जैसे कि सब्सटेंस अब बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन से लोअर वाली कंसंट्रेशन में जब ऑक्सीजन जाएगी तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं पासिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जब लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन में जब सब्सटेंस मूव करता है। जैसे ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर लो है और उसके सराउंडिंग में, मतलब सेल के बाहर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? लोअर से हाइयर में जब जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन में जाएगी, तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन।
अब देखो पासिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जैसे सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जब सब्सटेंस हायर से लोअर में जाते हैं, हायर से लोअर में जाते हैं, तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को पासिव ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। अब देखो कोई चीज जब हायर से लोअर जा रही है तो उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, ठीक है। तो पासिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो लोअर से हायर में जा रहे हैं। अब कोई चीज है जो लोअर से हायर में जाएगी तो उसमें एनर्जी जो है वो भी चाहिए होगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। उसके बाद जो पासिव ट्रांसपोर्टेशन होती है ये स्लो मूवमेंट होती है, मतलब ये फास्ट मूवमेंट नहीं होती, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट होती है, मतलब जो सब्सटेंस मूव करते हैं ना वो स्लोली मूव करते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ये फास्ट मूवमेंट होती है। उसके बाद पासिव ट्रांसपोर्टेशन में देखो ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ही पासिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वही हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, या कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्टिवली, मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो पासिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ना ये फर्दर डिवाइडेड होता है, मतलब पासिव ट्रांसपोर्टेशन के फर्दर दो टाइप होते हैं जो कि होते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है जब एक सेल के अंदर कोई सब्सटेंस है, जैसे कोई गैसेस हो गई या कुछ लिक्विड्स हो गई, वो मूव करती हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, तो ऐसे प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। मान लो जैसे ये हमारे पास सेल है, ठीक है। सेल के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है कम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजन हायर से लोअर में मूव करेगी, ठीक है। हायर से लोअर में मूव क्यों करेगी, क्योंकि जो डिफ्यूजन है वो भी एक तरीके का पासिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। पासिव ट्रांसपोर्ट में क्या था कि जो सब्सटेंस है वो हायर से लोअर में ट्रेवल करते हैं, हायर से लोअर में मूव करते हैं, तो डिफ्यूजन में भी सेम होगा, जो सब्सटेंस होंगे वो हायर से लोअर में मूव करेंगे विद इन द सेल, ठीक है। डिफ्यूजन अकर वेयर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये मूव करते हैं फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। सॉलिड की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मेनली यहाँ पे डिफ्यूजन में किसकी मूवमेंट होती है, लिक्विड्स की मूवमेंट होती है और गैस की मूवमेंट होती है, ठीक है। लिक्विड्स की मूवमेंट होती है और गैस की मूवमेंट होती है। अब देखो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे मान लो कोई वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल की मेम्ब्रेन को, मतलब इस सेल मेम्ब्रेन को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा रहा है या उसको क्रॉस करके बाहर जा रहा है, तो ऐसी डिफ्यूजन को हम बोलते हैं एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कम है, ठीक है। अंदर वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर कम है और उसके सराउंडिंग में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े ज़्यादा है। अब होगा क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। तो हायर से जब ये लोअर में जाएंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएंगे। और जब कोई वाटर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो इस टाइप की डिफ्यूजन को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस भी एक टाइप की डिफ्यूजन ही होती है, बट वो स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। इफ वाटर सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो देखो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर चले जाएंगे, तो ऐसी टाइप की मूवमेंट को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है।
तो ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस, दो कंडीशंस होनी चाहिए ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है। या तो जो तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट कर रहे हैं ऑस्मोसिस में वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर जा रहे हैं, सेल के अंदर ही मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके बाहर जा रहे हैं या उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है दो ऑस्मोसिस के लिए। और अगर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ना हुआ, उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हुए, तो फिर वो डिफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम सेल को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जैसे हमने पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व कर दिया या पानी के अंदर हमने नमक को डिसॉल्व कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब हम सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। तो इसमें सॉल्यूट जो होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होगा, मतलब मान लो हमने पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व करें, तो नमक वहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। तो हाइपरटोनिक के अंदर जो नमक होगा ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है और सेल के अंदर जो सॉल्यूट है, सेल के अंदर जो नमक है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नमक के पार्टिकल्स हैं, मान लो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कम है, सेल के अंदर कम है, और उसके इन्वायरमेंट के अंदर मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। अब सॉल्यूट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा और सेल के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब सेल के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो कम होगा। अब यहाँ पे किसकी मूवमेंट होगी, ऑस्मोसिस में किसकी मूवमेंट होती है, वाटर मूवमेंट की मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। अब वाटर जो है वो सेल के अंदर कम है और सॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होएगी, हायर से लोअर में होएगी, ठीक है। तो सेल से बाहर पानी जाना शुरू हो जाएगा, जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर जाना शुरू कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो सेल होगा ना वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ऑस्मोसिस को हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। सेल तो श्रिंक हो गई क्योंकि जब जो जितना भी पानी था सेल के अंदर वो सेल से क्या चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होता है, वाटर जो होते हैं वो सेल के अंदर मतलब कम होता है, मतलब वाटर जो होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन, और इसमें जो सेल होता है वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, हाइपोटोनिक का मतलब होता है जहाँ पे सॉल्यूट कम होता है सॉल्यूशन में एंड सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में जो पानी है सॉल्यूशन में वो ज़्यादा होगा और जो नमक है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो कम होगा, मतलब सेल के अंदर अब पानी कम होगा और सॉल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी मूवमेंट होएगी, हाइयर टू लोअर होएगी। सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, कम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो मूवमेंट कैसी होएगी, हाइयर से लोअर, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएंगे, वो सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएंगे, और जब सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो सेल के अंदर जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की ऑस्मोसिस को हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, आइसोटोनिक हुआ। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, एकदम इक्वल, मतलब सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है एंड सेल के अंदर भी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे कोई वाटर की मूवमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। और जो सेल होता है वो सेम रहता है, जैसे हाइपो में क्या हो रहा था, सेल स्वेल अप हो रहा था, हाइपर में सेल श्रिंक हो रहा था, आइसो में सेल को कुछ नहीं होता, दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है। अब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है तो जो नेट मूवमेंट होती है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद देखो एंडोसाइटोसिस क्या होता है एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। सबसे पहले वर्ड्स को देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर जाना एंड साइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना, मतलब किसी चीज़ को खा जाना, ठीक है। अब एंडो का मतलब होता है जब जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब या कोई भी सब्सटेंस है, हमारे पास कोई भी गैस है, और ये क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब यही जो सब्सटेंस होते हैं सेल के बाहर जाते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना, एग्जिट लेना। तो जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी सब्सटेंस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर जाते हैं, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद देखो सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल का मतलब होता है आउटर रिजिड कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल के पास एक स्पेशल लेयर और होती है, ठीक है, जो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल जो होती है आउटर, एक रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है प्लांट सेल की, जो किससे मिलके बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है ना, ये नॉन लिविंग होती है, एकदम डेड होती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, मतलब किसी भी प्लांट को। अब देखो सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट्स के अंदर ही क्यों होती है, वो एनिमल्स के अंदर क्यों नहीं होती, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते और उनको एक्स्ट्रा रिजिडिटी की ज़रूरत है ना, उनको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो इसी वजह से जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में ही होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो तो मोबाइल होते हैं, वो तो चल फिर सकते हैं। सेल वॉल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है। जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, ये हमारे पास प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जो डेड लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। अब देखो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस सेल को, इस प्लांट सेल को हमने क्या करा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो जितनी भी लिविंग चीजें होंगी किसी भी सेल के अंदर वो क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। जितनी भी लिविंग चीजें होंगी वो सेल के अंदर श्रिंक कर जाएंगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी लिविंग है, लेकिन सेल वॉल डेड है, तो सेल वॉल श्रिंक नहीं करेगी। सेल वॉल एज इट इज ऐसी की ऐसी ही है, देखो सेल वॉल एज इट इज ऐसी ही है, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि क्या हो चुकी है, एकदम श्रिंक हो चुकी है, मतलब पूरे का पूरा जो सेल है वो श्रिंक हो गया है। तो इस सेल वॉल का काम क्या है, इस सेल वॉल का काम यही है कि ये प्लांट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, ठीक है। तो अब देखते हैं सेल वॉल के क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखो सेल वॉल जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं होती, ये फंजाई में भी होती है एंड बैक्टीरियस में भी होती है, ठीक है। अब देखो सेल वॉल का मेन काम क्या होता है, मान लो अगर हम किसी भी सेल को मान लो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो स्वेलअप कर जाता है ना, सेल स्वेलअप कर जाता है। और जब जो सेल होगा वो स्वेलअप कर जाएगा और उसके अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे तो सेल तो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा सेल, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, उसको बर्स्ट होने से भी बचाती है, ठीक है, उसको बर्स्ट होने से भी बचाती है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है, एकदम रिजिड होती है, तो वो सेल को बर्स्ट होने से भी बचाती है, ठीक है। तो सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट दिस सेल वॉल, जो कि हमने अभी देखा। सेल वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट दी स्वॉलन सेल, जो सेल वॉल होती है ना वो भी इक्वल प्रेशर, मतलब जब सेल जो होता है वो स्वेलअप कर जाता है तो जो प्रेशर उस सेल से लगता है सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर लगाती है, ताकि जो सेल है वो बर्स्ट ना हो, वो फट ना जाए, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है।
बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई होती है। उसके बाद जो फंजाई होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? काइटिन से मिलके बनी हुई होती है। अब देखो, जो सेल वॉल होती है वो एनिमल्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं और प्लांट्स को ये हेल्प करता है रिजिड रखने में एंड उसको फिक्स रखने में। ठीक है।